Hello students, welcome to the Science Edge World. Firstly, I introduce myself with you. Myself Kamlesh Nagar. My qualification is MSc Zoology and B.Ed in Education. I have teaching experience of 4 years in academic division. अब इस कोविड की समस्या में जब स्कूल अपना सिलेबस कंप्लीट करवाता जा रहा है, एग्ज़ाम्स भी उसी टाइम पर होंगे जिस टाइम पर होते, सीबीएसई ने ज़रूर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की कोशिश करी है स्टूडेंट्स को कि 30% सिलेबस कम किया। 30% तो कुछ नहीं किया, 5 to 10% डिलेशन किया है और नेम दिया उसको 30% का, है ना। तो सिलेबस हमारा वही है, ठीक है। दूसरी बात यह है, जो डिलेशन किया है वो डिलेट भी ऐसा पार्ट किया है जो कि ज़्यादा यूजफुल नहीं था। तो हमको मेनली अगर पढ़ना है तो कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। बस नाम मात्र है कि हमने कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया और सीबीएसई ने कह दिया कि 30% डिलीट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, जितना भी डिलीट हुआ है वो तो बात की बात है। अब हमको इस पे तो डिस्कस करना ही नहीं है कि कितना डिलीट हुआ है कितना नहीं हुआ, क्योंकि ये तो पूछा जाएगा नहीं एग्जाम में कि कितना % डिलीट हुआ, कौन कौन से पोर्शन डिलीट हुए। पोर्शन वो पूछा जाएगा जो रह चुका है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमारे 10th सीबीएसई का जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस लेक्चर सीरीज में हम 10th सीबीएसई साइंस का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर सको इसको। और इसके लिए हम सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास जो 10th सीबीएसई है, इस साइंस के सिलेबस में 5 यूनिट्स कंसिडर्ड है, ठीक है। टोटल जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस ऑफ 10 साइंस फॉर सेशन 2020-21, ठीक है। 2020-21 का जो सिलेबस है, सेशन 2020-21 का जो सिलेबस है, इस सिलेबस की बात करें तो हम किसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं? साइंस का। तो देखो हमारे पास 5 यूनिट्स है। जो यूनिट 1 है हमारी फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। हमारी बुक में जो सिलेबस है उसमें टोटल 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 16। और ये 16 चैप्टर है। इन 16 चैप्टर से जो फाइनल एग्जाम होगा हमारा, उसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चंस थ्योरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस 20 मार्क्स आपके सेशनल होते हैं। तो 80 मार्क्स तो थ्योरी एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, और 20 मार्क्स किसके होते हैं? सेशनल के होते हैं, जो स्कूल यहाँ से बोर्ड को भेजता है, सेशनल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100। फाइनल मार्क्स हमारे जो एक सब्जेक्ट के लिए कंसीडर्ड है वो है 100 मार्क्स, ठीक है। सिलेबस को अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है वो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। शुरू के जो 5 चैप्टर है, शुरू के 5 चैप्टर है वो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में कंसीडर्ड है। यूनिट का नेम होगा यहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेज, केमिकल सब्सटेंसेज, केमिकल सब्सटेंसेज। जो केमिकल सब्सटेंसेज है इसमें हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा केमिकल इक्वेशन होगा, सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस, थर्ड चैप्टर जो होगा हमारा वो यहाँ पर एसिड एंड बेस के बाद मेटल एंड नॉन मेटल, और फोर्थ चैप्टर हमारा होगा कार्बन एंड इट्स फैमिली, कार्बन और उसकी फैमिली। और उसके अलावा जो 5 चैप्टर है हमारे पास वो होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम 5 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ साथ में कितने चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं हम। 5 चैप्टर्स। शुरू वाले जो 5 चैप्टर्स है वो यहीं पर कंसीडर्ड है। अब देखो, अगर एग्जाम में इनके मार्क्स को देखा जाए तो ये 5 चैप्टर्स हमारे पास कितने मार्क्स के होंगे? ये 5 चैप्टर्स हमारे पास, इनसे टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 25 मार्क्स के, ठीक है। इनका वेटेज क्या होगा? 25 मार्क्स।
शुरू के जो 5 चैप्टर है इनका वेटेज है 25 मार्क्स। सेकेंड यूनिट हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड है और यूनिट का जो नेम है वो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग बींग्स या फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8। कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं? 3 चैप्टर, 6, 7 एंड 8। 3 चैप्टर्स यहाँ पर कंसिडर्ड है। और इनकी बात करें 3 चैप्टर्स की, है ना, तो ये जो 3 चैप्टर्स है, ये बायोलॉजी वाले जो पोर्शन के 3 चैप्टर्स है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, है ना, जो भी लाइफ प्रोसेस होती है जो लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग रहने के लिए इनफ होती है। ठीक है, मतलब कि जिनकी नीड होती है लिविंग बींग्स के लिविंग रहने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट्स में, तो ये सारी लाइफ प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। और एक हम पढ़ने वाले हैं हेरेडिटी। ठीक है, हेरेडिटी जो भी सिम्टम्स हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, जो माता पिता है उनसे जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, संतान, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनमें कैसे कैरेक्टर्स आगे ट्रांसमिट होते हैं, वो सब हेरेडिटी में पढ़ेंगे हम। तो 3 चैप्टर्स है यहाँ पर, और ये 3 चैप्टर्स हमारे पास कितने मार्क्स के हैं? तो ये 23 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 23। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट बात करें हम, तो हमारे पास 4th यूनिट है, सॉरी 3rd यूनिट है, नेचुरल फिनोमिनाज। यहाँ पर हम लाइट के रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और कलरफुल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आई से रिलेटेड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर, है ना, 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, ये 2 चैप्टर हमारे पास 3 चैप्टर है यहाँ पर, है। तो 3 चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और ये 3 चैप्टर जो भी होंगे हमारे पास, इनके अगर हम मार्क्स देखें तो ये हमारे पास होंगे 12 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होंगे? 12। ठीक है, ये 12 मार्क्स के होंगे। ओके, और बात करते हैं, ये फिजिक्स का पार्ट है ना, थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी है लेकिन मेनली ये फिजिक्स का पार्ट है। 4th यूनिट भी हमारे पास फिजिक्स की है, इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे फिजिक्स आती है बच्चे डरने लग जाते हैं, डरने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा होता है, कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 2 चैप्टर्स के बारे में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसमें पढ़ेंगे हम, और यहाँ पर 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे हम। ये 2 चैप्टर्स हमारे पास 13 मार्क्स के होंगे। कितने? 13। ठीक है, 13 मार्क्स के। ठीक है, तो दोनों जो फिजिक्स की यूनिट है, दोनों का कंबाइन जो वेटेज है 12 + 13 कितना हो जाएगा? 25 मार्क्स। कंबाइंड वेटेज कितना है फिजिक्स का? 25 मार्क्स, इक्वल टू द केमिस्ट्री की जो 1st यूनिट है उसमें भी 25 मार्क्स है, फिजिक्स का भी वेटेज हमारे पास 25 मार्क्स है, बायोलॉजी का वेटेज 23 है, और लास्ट यूनिट है हमारे पास में जनरल साइंस की, या इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। इसको कम्प्लीटली बायोलॉजी में हम कनेक्ट नहीं, बायोलॉजी में टोटली हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल साइंस होती है। तो जनरल साइंस की जो यूनिट है लास्ट में वो है नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी चैप्टर अब बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं? 6 and 2, 8 and 3 चैप्टर, अराउंड 3 चैप्टर्स इसमें कंसिडर्ड है। और ये जो यूनिट है
इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं 7 मार्क्स के जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत आसान सी यूनिट है जहाँ पर हम नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर जो भी हो रहा है चेंजेज, इन्वायरमेंटल चेंजेज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, हम फूड के लिए कैसे डिपेंड है इन्वायरमेंट के अदर ऑर्गेनिज्म पर, या फिर जो यहाँ पर पोल्यूशंस हो रहा है तो पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोल्यूशन से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी नेचर से रिलेटेड होती है, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का बिल्कुल इस तरह से यूजेज करें बिल्कुल अच्छे से, ताकि हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई हार्म नहीं पहुंचाए, ताकि हमारी जो अगले आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सके। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे पास कितनी यूनिट है सिलेबस में, 5 यूनिट्स। टोटल मार्क्स देख सकते हो आप, टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हो रहे हैं, 80। तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरह से पूछे जाएंगे हमने देख लिया। केमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए हम फर्स्ट यूनिट को कंसीडर करेंगे, बायोलॉजी वाले के लिए सेकंड यूनिट को, और फिजिक्स के लिए थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। ठीक है, एंड जनरल साइंस के लिए हम 5th यूनिट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स का वेटेज क्या है वो अभी हमने देख लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो। मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप साथ साथ में थोड़ा सा नोट करते हुए चले। ठीक है, क्योंकि आप नोट करोगे तो चीज़ें आपके माइंड में डायरेक्टली सेट होगी, और नोट नहीं करोगे तो आप देखने से कुछ नहीं होता। तो हमको जो भी चीज़ें है ना वो नोट करनी चाहिए, जो भी पढ़ रहे हैं वो नोट करनी चाहिए, ताकि वो हमको परमानेंट लर्न हो जाए। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेबस में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। क्या डाउट होगा, सिंपल है, सिलेबस में ही डाउट हो गया तो फिर आगे क्या होगा। तो सिलेबस में किसी को डाउट नहीं होता, सिलेबस आसान सा होता है ना, सबको पता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, डिलीट क्या हो चुका है उसके बारे में मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, वो उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा, है ना। सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, उस चैप्टर में कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया है सीबीएसई ने, है ना। जो हमारा सेशन 2020 एंड 21 है, इसमें कोई पार्ट डिलीट नहीं किया। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, चैप्टर ओवरव्यू कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू देख रहे हैं। चैप्टर ओवरव्यू, अगर आपको छोटा लग रहा है ये वर्ड जो भी यहाँ पर लिखे हुए बोर्ड पर, तो आप कमेंट में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर से हम इनको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है, और अगर बड़ा लिखूंगा तो कम ही वर्ड्स यहाँ पर आ पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, और आपको लग रहा है कि छोटा है थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, तो उनके बारे में हम उनके नेम्स लिख रहे हैं और थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन। सभी चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ही होगा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम उसमें कि वास्तव में चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करें। डायरेक्ट हम चैप्टर को शुरू नहीं कर सकते, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या होगा, इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है।
या फिर केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम और उसके बारे में जो एग्जाम्पल है वो लिखेंगे, है ना। केमिकल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अब आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम ही है। सेम नहीं होती, दोनों अलग अलग होती। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस दोनों डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ टॉपिक में। एंड उसके बाद में जो फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास, उस फिफ्थ टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर कि जो केमिकल रिएक्शंस है ये कितने टाइप्स की हो सकती है ना। जो भी जिस भी बेस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो सारा हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो जितने भी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होगी उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में, हम उनको समझेंगे। एक बार अगर आप इस पूरे चैप्टर के लेक्चर्स देख लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूं कि चैप्टर्स को 75% आप कवर कर लोगे यहीं पर लेक्चर देखने के साथ ही। और अगर आप नोट कर लोगे और एक बार भी रिवीजन कर लिया तो ये कंप्लीट चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद में एक बार नोट जरूर करना है। ठीक है, ओके। 6 टॉपिक हमारे पास में जो यहाँ पर हम 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देखो, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन के या फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। एक्चुअली हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन अलग से टॉपिक है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इन डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके ऑक्सीडेशन के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर 2 इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहला है हमारे पास में कोरोजन एंड सेकंड इफेक्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। तो इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं 6 टॉपिक में और उसके बाद में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर में हम यही 6 टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड नेक्स्ट अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है और अनबैलेंस्ड है अगर केमिकल इक्वेशन तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, किस लॉ पे डिपेंड करता है ये बैलेंस करना। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 5 टॉपिक, जो टॉपिक नंबर 5 है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अब डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो ये 2 इफेक्ट यहाँ पर हमारे सिलेबस में गिवन है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये मेटल से रिलेटेड होता है कोरोजन, और रेंसिडिटी जो हमारा ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं इनसे रिलेटेड होता है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन।
ओके, देखो सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में यही है कि हमारी जो सब्सटेंसेज होते हैं उसमें जनरली 2 टाइप्स के चेंजेस हमको दिखते हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि सब्सटेंसेज 2 टाइप्स के चेंजेस क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। उनमें 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, वन इज केमिकल चेंजेस एंड अनदर इज फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो 2 तरह के चेंजेस होते हैं सब्सटेंसेज में, सभी सब्सटेंस में टाइम के साथ होंगे ही, सही है, ठीक है। सभी सब्सटेंसेज में 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस कौन से हैं, एक तो है हमारे पास फिजिकल चेंजेस एंड दूसरा है हमारे पास में केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, स्टार लगा के लिखेंगे, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस take place around in substances around us, ठीक है। तो हमको 2 टाइप्स के चेंजेस दिखते हैं। नंबर 1 इज फिजिकल चेंजेस and another number 2 is chemical changes, ठीक है। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, तो देखो इन दोनों चेंजेस की बात करें तो इन दोनों चेंजेस की डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ पर फिजिकल चेंजेस में जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि उसके टेम्परेचर में, उसके स्टेट में, ठीक है, या फिर उसके कलर में, इन सब में चेंजेस होते हैं यहाँ पर फिजिकल चेंजेस। और ये चेंजेस टेम्परेरी होते हैं, मतलब चेंजेस की कंडीशन को आप हटा दोगे तो वापस से चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है यहाँ पर, बस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेज होता है। केमिकल चेंजेज में बिल्कुल अपोजिट है। केमिकल चेंजेज में सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब ही कि सब्सटेंस ही न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा यहाँ पर। और ये चेंजेज, केमिकल चेंजेज कैसे चेंजेज होते हैं, परमानेंट चेंजेज होते हैं, ठीक है। ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं, जबकि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोनों चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है और दोनों की क्या डेफिनेशन होती है, हम एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो और उसके बाद में क्या डिफरेंस होता है तो उसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो और उसके बाद में हम एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक मेनली जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है ना, ये 9th क्लास का टॉपिक है ना, तो थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर भी पूछ लिया जाए एक तो, है ना, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो एक तरह के केमिकल चेंजेज ही होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम फिर भी हमने ये टॉपिक डाल दिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, ठीक है। ओके, ये जो टॉपिक है हमारा, इसको हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे और टेबल में 2 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 2। अरे देखो, टेबल में मिनिमम 2 कॉलम तो होता ही है, मिनिमम 2 तो होंगे, तभी तो टेबल बोलेंगे। एक ही कॉलम होगा तो काहे की टेबल, ठीक है। तो 2 कॉलम होंगे।
एक सीक्वेंस सीरियल नंबर का भी होगा। सीरियल नंबर का तो खैर कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। एक तरफ हम लिखेंगे फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, एंड दूसरी तरफ टेबल में हम लिखेंगे केमिकल चेंजेस और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, केमिकल चेंजेस। सबसे पहला हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहला जो भी चेंजेस होगा या फिर जिसको हम डेफिनेशन से ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ना। जो पहला चेंजेज है, ठीक है, उस डेफिनेशन की फॉर्म में हो जाएगा द चेंजेज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर कॉमा स्टेट, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट है ना, कॉमा कलर एक्सेट्रा। The changes in physical properties of any substance known as physical changes, known as physical changes। तो सीधी सी बात है, the changes in physical properties like temperature, state, color etc in any substance known as the physical changes। इसका अपोजिट क्या होगा, केमिकल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा, द चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, द चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, इन द केमिकल प्रॉपर्टीज of any substance known as the chemical changes। कोई भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज हो रहा है तो उनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो केमिकल अब किस तरह का बिहेव कर रहा है, किसके साथ कैसी रिएक्शन कर रहा है। न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है ना। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करें या सेकंड डिफरेंस की बात करें तो सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ पर ये टेम्परेचर कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। दीज आर टेम्परेरी चेंजेस एंड दीज आर, केमिकल चेंजेस के लिए क्या लिखेंगे, दीज आर परमानेंट चेंजेस। ये कैसे चेंजेस होंगे, परमानेंट चेंजेस होंगे। एक बार हो गए तो हो गए, वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं फॉर्म कर सकते आप, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो न्यू सब्सटेंस substances are formed, no new substances are formed। और यहाँ पर लिखेंगे new substances, there are new substances are formed। यहाँ पे क्या होंगे, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होंगे। ठीक है ना।
तो थर्ड डिफरेंस हमने क्या लिखा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज में, कि फिजिकल चेंजेज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हो रहे हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे अभी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो चेंजेज होते हैं ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट से हम क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट बना सकते हैं, है ना। तो उसको लिखें या नहीं लिखें बात है कि ये टेम्परेचर इससे पता चल रहा है। वैसे तो ये वाले रिवर्सिबल होते हैं, ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, वापस चेंज नहीं होंगे। तो लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट वही बात है। ठीक है, वही बात है ना। हम उसके बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके चलो, मेल्टिंग ऑफ आइस सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है, हर कोई इसी को बताता है। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। तो आइस मेल्ट हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर केवल वाटर की क्या हो रही है, सॉरी आइस की क्या हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, जो देखो केमिकली हम देखें तो ये भी H2O होता है, बस यहाँ पर स्टेट होती है इसकी सॉलिड स्टेट, और ये इससे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। वाटर भी H2O होता है, बस इसकी स्टेट क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, केवल स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है सब्सटेंस, कोई केमिकली चेंजेस नहीं हो रहा, तो न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं हो रहा। जैसे हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे वाटर को आइस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फ्रिज में ले जाकर रख देंगे, वापस से हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, टेम्परेरी चेंजेज है ना, कंडीशन हटाए हमने, वापस से न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक और है लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलता है हमारा, ऑन होता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसका लाइटिंग करना किसका एग्जांपल होगा, फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। तो ये होगा फिजिकल चेंजेज का, क्योंकि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाती है स्विच से बल्ब के फिलामेंट में, और बल्ब के फिलामेंट में ये क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट करती है, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, बल्ब का जो फिलामेंट होगा उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, वो रेड कलर का हमको दिखने लग जाएगा, और वहां पे जो गैसेज फिल होती है उसकी वजह से शाइनिंगनेस आ जाएगी, तो हमको लगेगा कि बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। वास्तव में वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट की वजह से बल्ब का जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर में चेंज होना कौन सी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कैसा चेंजेज हो रहा है वहां पर, फिजिकल चेंजेस। जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, वापस से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ हो जाएगा, फिलामेंट का टेम्परेचर डिक्रीज, वो रेड कलर से किसमें, डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगा वापस से, और हमको लगेगा कि बल्ब ऑफ हो गया। ठीक है, तो लाइटिंग ऑफ बल्ब किसका एग्जांपल होगा, फिजिकल चेंजेज का, नॉट केमिकल चेंजेज। ठीक है, ओके, केमिकल चेंजेज की बात करें तो यहां पर जो फेमस एग्जाम्पल होता है वो होता है सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, या सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का जमना। ठीक है, एक बार दूध से दही बन गया तो वापस तुम दही से कभी भी दूध नहीं बना सकते। बना लेते हो क्या, नहीं बना सकते। आप सिर्फ उससे क्या बना सकते हो, छाछ बना सकते हो। दूध से कभी भी दही नहीं दही से कभी भी दूध नहीं बनेगा वापस, है ना। मिल्क और कर्ड में क्या डिफरेंस है, मतलब कि ऐसा क्या चेंजेज हो रहा है, तो मिल्क में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या फिर प्रोटीन्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम एक बैक्टीरिया डालते हैं यहाँ पर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दही बनाने के लिए हम बैक्टीरिया डालते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB।
ये क्या करते हैं, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन्स एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं वैसे ही हमको टेस्ट कैसा लगने लग जाता है, खट्टा स्वाद। तो ये खट्टा टेस्ट आ रहा है यहाँ पर किसकी वजह से आ रहा है, एसिड की वजह से। मिल्क में क्या थे, मिल्क में एसिड थे क्या, नहीं थे, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन थे। एलएबी ने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गए, परमानेंट चेंज है। तो ये किस चेंजेस का एग्जाम्पल होगा, केमिकल चेंजेस का। और बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल। जो वैक्स कैंडल होता है उसका बर्निंग होना किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये भी होता है केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल। वैक्स कैंडल में क्या होता है, कार्बन होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट होना। कोई भी चीज बर्न हो रही है इसका मतलब है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। फूड का बर्न होना मतलब ऑक्सीजन से उसका रिएक्ट करना। वैक्स कैंडल में मेनली कार्बन होता है, क्योंकि वैक्स में मेनली क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बर्निंग क्या होगी तो, और यहाँ पर क्या होगा, CO2 फॉर्म होगी। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगी, CO2। तो देखो कार्बन अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन अलग सब्सटेंसेज है, और इन दोनों ने रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बना लिया, CO2। तो बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल या बर्निंग ऑफ किसी का भी बर्निंग हो रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, केमिकल चेंजेस का। ठीक है, ओके। आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप क्वेरीज के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम क्वेरीज को बिल्कुल सोल्व कर देंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होगी। ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर वे में मिल जाएंगे इस चैप्टर के। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना या ज्वाइन कर लेना, जो भी होता है वहाँ पर टेलीग्राम पर, वहाँ पर PDF फॉर्म में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक लेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।